बनारस, जहाँ लोग मोक्ष पाने आते हैं। पर यहाँ कहा जाता है मोक्ष तभी मिलता है जब इंसान अपने पाप छोड़ देता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है। और अगर कोई छल, नाइंसाफ़ी या मजबूरी से मरा हो, अगर उसे इंसाफ ना मिला हो, तो शरीर के पूरी तरह से जल जाने के बाद भी उसका प्रेत यहीं बनारस की गलियों और घाटों पर भटकता रहता है, मोक्ष के इंतज़ार में। बनारस में मौत एक भावना नहीं, एक इंडस्ट्री है। चिता की लकड़ी का रेट अलग, लाश को जल्दी जलाने का रेट अलग, धीरे जलाने का अलग। रोज इतनी लाशें जलती देखी जाती हैं कि यहाँ लोगों ने मौत पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया है। बनारस के घाटों पर यह जरूरी नहीं कि जो दिखे वो जिंदा ही हो। खासकर मणिकर्णिका घाट, जो कभी खाली नहीं होता, जो हमेशा एक्टिव रहता है। मणिकर्णिका घाट पर यह अंतिम संस्कार किसी और का था, पर यहीं से एक जिंदा आदमी के लिए उसके सालों पुराने कर्मों के प्रायश्चित का समय शुरू हो चुका था। बनारस में कहा जाता है जब चिता जल रही होती है ना, तब सबसे पहले वही आता है जिसे मोक्ष नहीं मिला होता। प्रेत वो होते हैं जिनकी मौत गलत तरीके से हुई हो, जिन्हें मुक्ति सिर्फ यहीं मिल सकती है, क्योंकि माना जाता है भगवान शिव स्वयं ऐसी आत्माओं को मुक्त करते हैं। प्रेत तुम्हारे शरीर से पहले तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं। वो तुम्हें कुछ भुला देते हैं और कुछ ऐसा याद दिलाते हैं जो तुमने किया होता है या जो उनके साथ हुआ होता है। प्रेत भूखा होता है पर खाना नहीं खा सकता, इसीलिए पिंडदान, पानी चढ़ाना ये सब जरूरी होता है। प्रेत का अंत तभी होता है जब सच्चाई सामने आए, जब गलती मानी जाए, जब उसे एक्सेप्ट किया जाए और प्रॉपर लास्ट राइट्स किए जाएं। घाटों पर रात को कुछ लोग अकेले रोते हुए भी दिख जाते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि जो रो रहा है वो जिंदा है या पहले ही मर चुका है। उसने सोचा था 10 साल पहले की हुई गलती बनारस में ही दफन हो चुकी है, पर जो यहाँ मर के भी नहीं जाता, वो सिर्फ पीछा नहीं करता, वो साथ चला जाता है। आज का यह रियल, ब्रूटल, चिलिंग और हॉन्टेड एक्सपीरियंस मोक्ष मिलने की कीमत का है। 2016, वो साल जब राघव मिश्रा के पिता ज्यादा उम्र और शरीर के साथ छोड़ जाने वाली थकान के बाद नेचुरल डेथ का शिकार हो गए थे। अपनी आखिरी इच्छा में उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, मेरा अंतिम संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ही होना चाहिए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए राघव को पूरे 10 साल बाद मजबूरी में दोबारा बनारस लौटना पड़ रहा था। अपने पिता के प्राण त्याग दिए हुए शरीर को लेकर कुछ फैमिली मेंबर्स और अपने 14 साल के बेटे के साथ राघव बनारस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर राघव चुप था। एक तरफ पिता को खो देने का गम और दूसरी तरफ एक ऐसा गिल्ट जो पिछले 10 सालों से उसके सीने के अंदर घर बनाकर बैठा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय राघव के। 10 साल पहले बनारस से भागने के बाद राघव ने सोचा था सब पीछे छूट जाएगा, पर पिछले 10 सालों में उसकी जिंदगी सिर्फ चल रही थी, जी नहीं रही थी। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। वो नींद से डरता था। उसने 10 सालों से चैन की सांस नहीं ली थी। आए दिन बुरे सपने जो किसी बात की तरफ इशारा करते थे। हर साल किसी न किसी रूप में नुकसान हुआ, कभी पैसे का, कभी इज्जत का, कभी अपनों का। उसकी पत्नी बीमार रहती थी, घर में बिना वजह झगड़े, और हर बार शीशे में खुद की नजरों में देखते ही राघव का सीना भारी हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, उसका 14 साल का बेटा जो 10 साल पहले 4 साल का था, वो एकदम ठीक था, पर बनारस से लौटने के बाद धीरे धीरे इतने समय में राघव और उसकी वाइफ को रियलाइज हुआ कि उनका बेटा दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत स्लो है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी इस प्रॉब्लम का कोई पक्का रीजन भी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उसका इलाज ही नहीं किया जा सकता। भगवान ने उसे कभी सीधा दर्द दिया ही नहीं, बल्कि जीते जीते गिल्टी रहने की सजा दे दी। और सबसे बड़ी बात, इन 10 सालों में राघव कभी भी चैन से मंदिर के अंदर खड़ा नहीं हो पाया, जैसे हर मूर्ति उससे कुछ पूछ रही होती थी।
राघव ये नहीं जानता था, या शायद जानता था पर मानना नहीं चाहता था, कि उसके पिता की ये आखिरी इच्छा सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। मणिकर्णिका घाट पहुंचते ही पंडित जी से बात हुई और पूरे विधि विधान के साथ राघव के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। रात गहरी हो चुकी थी। उनकी चिता अभी भी आग की लपटों के साथ जल रही थी। घाट पर थोड़ी दूर और भी लाशें जल रही थीं, लेकिन राघव के आसपास कोई नहीं था। उसने अपने साथ आए फैमिली मेंबर्स और अपने बेटे को धर्मशाला भेज दिया था, क्योंकि राघव अकेले रहकर अपने पिता के गुजरने का गम महसूस करना चाहता था। और ये शांति, ये अकेलापन और चिता की आग की रोशनी अंधेरे के बीच खड़े राघव को वो बात याद दिला रही थी। राघव रो रहा था, सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि उस गलती के लिए भी जिसका बोझ आज तक उसने किसी को नहीं बताया था। चिता की आग धीरे धीरे शांत पड़ रही थी। लकड़ियों के बीच से सिर्फ सुलगती हुई राख और लाल अंगार रह गए थे। राघव घुटनों के बल बैठा हुआ था। आंखें खुली थीं, पर देख कुछ नहीं रहा था। उसके अंदर दो बोझ थे, एक जो दुनिया देख सकती थी और एक जो सिर्फ वो खुद महसूस कर रहा था। तभी बिना हवा के चिता की आग एक ही झटके में भड़क उठी। राघव ने सर उठाया। उसी वक्त उसे महसूस हुआ, घाट पर हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन उसकी गर्दन के पास जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। राघव ने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उसकी रीढ़ की हड्डी पर अचानक कुछ ठंडा सा रेंगता हुआ महसूस हुआ। बनारस में माना जाता है, जब कोई इंसान चिता के सामने बैठा हो और उसके मन में कोई ऐसी बात हो जो उसने कभी किसी से ना कही हो, या कुछ गलती हो, तो उस वक्त उसका मन और शरीर एक जैसा शुद्ध नहीं रहता और इसी पल इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। राघव ने आंखें बंद कर ली। तभी चिता के पास रखा जलता हुआ एक वुडन लॉग अचानक से पलट कर गिर गया। राघव चौंक गया। उसकी नज़रें ज़मीन पर पड़ी। ना जाने कितनी चिता की राख मणिकर्णिका घाट की ज़मीन पर पड़ी होती है। उस राख पर सामने गंगा जी से सीधे राघव के बिल्कुल सामने आकर रुके हुए छोटे गीले पैरों के निशान दिखने लगे, जो अभी कुछ देर पहले बिल्कुल नहीं थे। राघव एक अजीब सा सफोकेशन फील करने लगा। उसके कान के पास बहुत हल्की, लगभग टूटी हुई आवाज गूंजी, यहाँ सिर्फ तुम ही क्यों रो रहे हो? आवाज बच्चे जैसी थी, पर उसमें मासूमियत नहीं थी, दर्द था, गुस्सा था। राघव एकदम डर कर उठ गया। वो आवाज उसको थोड़ी फैमिलियर लग रही थी। कौन है? पर उसकी आवाज होठों से आगे जा ही नहीं पाई। तभी सामने पानी में हल्का सा मूवमेंट हुआ और बहती हुई एक जली हुई हड्डी घाट के किनारे पर आकर रुक गई, जिसे ध्यान से देखने पर उस पे छोटी उंगलियों के निशान दिखे, जैसे पुरानी चिता की जलती वक्त किसी ने उस हड्डी को पकड़ने की कोशिश की हो। बनारस कहता है, जो इंसान चिता के सामने अपना पूरा सच छुपाकर बैठा हो, वो अपनी रक्षा खुद तोड़ देता है, और जब रक्षा टूटती है तो भटकती हुई आत्माओं को रास्ता मिल जाता है। अचानक चिता की आग बिल्कुल बुझ गई। पूरा घाट अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में राघव ने महसूस किया अपनी गर्दन के पास दो छोटी बर्फ जैसी उंगलियां, और बिल्कुल कान के अंदर हल्की सी एक आवाज, अब तुम भी यहीं हो। राघव चीखना चाहता था, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, और उस रात मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ एक चिता नहीं जली थी, एक बंधन भी बन चुका था। ये जो कुछ भी राघव ने महसूस किया, ये उस चिता का असर नहीं था जिसके लिए वो यहाँ आया है, बल्कि ये सालों पुराना मणिकर्णिका घाट पे दफन हुआ राघव के मन का एक बोझ था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद राघव बनारस से लौटकर घर आ गया था, पर उसके साथ सिर्फ उसके फादर के जाने का गम नहीं आया था, उसके साथ उसका पास्ट भी लौट चुका था। फिलहाल अब से ठीक 3 महीनों बाद एक डेट आने वाली थी, 4 जून। ये वो तारीख थी जिस पर पिछले 10 सालों से हर साल कुछ ना कुछ बुरा, बहुत बुरा हुआ है। सबसे पहले एक बार राघव के बेटे को सीजर्स आने शुरू हुए थे उस डेट को, और तब से लगातार रैंडमली उसके बेटे को सीजर्स आते ही रहते हैं, महीने में ना जाने कितनी बार।
इसके अलावा एक साल राघव इसी तारीख को सारी प्रॉब्लम से हार मानकर सुसाइड करने जा रहा था, पर अचानक एन मोमेंट पर उसकी वाइफ ने उसे देख लिया और रोक लिया। लास्ट ईयर राघव का बहुत बुरी तरह से सर फूट गया था रास्ते में एक बस के सामने आ जाने से। इसकी वजह से उसे पूरे 3 महीनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था और वो लगभग स्टार्टिंग के 20 दिन बेहोश ही रहा था। डॉक्टर ने उम्मीद तक छोड़ दी थी। इतने सालों में हर बार मौत के बहुत करीब जाकर राघव बहुत धीरे धीरे वापस आया है। शायद इसके पीछे भगवान उसे कोई एक काम करवाना चाहते हैं, एक अधूरा काम, एक गलती की सजा देना चाहते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते थे। राघव अपने फादर के मौन में था, ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप रहता था। और फिर उस रात लगभग 1:23 हो रहे होंगे। बेडरूम में बिल्कुल अंधेरा था और उस अंधेरे में राघव का शरीर बेड पर सीधा बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। ही वॉज ब्रीथिंग वेरी स्लोली, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, बस एक बॉडी बैठी हो। तभी उसकी वाइफ करवट बदलकर उठी। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, उसका शरीर फ्रीज हो गया। उसने धीरे से आवाज लगाई, राघव। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राघव के होंठ कांपते हुए धीरे धीरे हिलने लगे, पर जो आवाज निकली वो काफी अलग थी। उसने बोला, यहां भी आग नहीं बुझी। उसकी वाइफ का गला सूख गया और अगले ही पल राघव का शरीर जोर से बेड पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। उसकी वाइफ उसको हिलाकर उससे पूछने की कोशिश करती है, पर वो अचानक बहुत गहरी नींद में सो चुका था। वाइफ ने सोचा शायद नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होगा, सुबह पूछ लूंगी। बल सुबह अभी राघव सो ही रहा था और उसकी वाइफ जाग कर घर का काम करने में बिजी हो चुकी थी। पर तभी कमरे में झाड़ू लगाते वक्त जिस बेड पर ये दोनों सो रहे थे, वहां उसको कुछ राख जैसी पड़ी हुई नजर आई। वो कंफ्यूज हो चुकी थी, बट फिलहाल वो उसे इग्नोर कर देती है। और जब राघव उठा, उसे रात का कुछ याद ही नहीं था। जब वाइफ ने बताया कि वो रात को बैठा हुआ क्या कर रहा था, तो राघव हंस पड़ा, कहने लगा, अरे पागल हो क्या, मैं तो सो रहा था। बेड के नीचे उस राख का जवाब राघव के पास भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में राघव धीरे धीरे बदलने लगा। वो सामने आंखों में देखता था, पर सुनता नहीं था। कभी कभी लोगों को ऐसे घूरता था जैसे उन्हें पहचान ही ना रहा हो। उसका बेटा एक दिन धीरे से अपनी माँ से बोला, मम्मी, पापा आज मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। पर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, आपके दादाजी की हाल ही में डेथ हुई है ना, तो आपके डैड उसी बात से बहुत अपसेट है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम राघव काम से घर आकर लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसका बेटा वहीं टीवी देख रहा था और वाइफ किचन में थी। राघव चेंज करके बैठा हुआ था और लगभग कुछ 15-20 मिनट के बाद अचानक राघव के बेटे ने उसकी तरफ देखा। तब उसे दिखा कि राघव की नाक से बहुत सारा खून बह रहा है। खून बहुत गाढ़ा और डार्क था और बीच बीच में काले क्लॉट्स जैसे कुछ जम चुके थे। उसका बेटा, जो ऑलरेडी मानसिक रूप से इतना तेज नहीं था, उसे ये देखते ही बस एक अजीब सा डर लगने लगा और वो रोने लगा। वही भाग कर आई। वो घबरा चुकी थी, पर राघव बस शांत बैठा रहा, जैसे उसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो। और वो बस सर को नीचे झुकाकर एक कठपुतली की तरह बैठा हुआ था। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। खून बहना रुक गया था, पर रिपोर्ट्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर नई रिपोर्ट पिछले से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। डॉक्टर्स ने बताया कि राघव के ब्लड सेल्स अपनी नेचुरल शेप खो रहे हैं। कुछ सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहे थे, कुछ सेल्स अचानक मर जा रहे थे और कुछ बिल्कुल अजीब तरह से जमकर क्लॉट्स बना रहे थे। एमआरआई रिपोर्ट्स और भी शॉकिंग थी। ब्रेन के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे डेड पैचेस थे, पर ना तो स्ट्रोक के सिम्टम्स थे, ना किसी एक्सीडेंट का हिस्ट्री। डॉक्टर्स के लिए ये केस मेडिकल बुक्स के बाहर का था। उन्होंने कहा, ये डिसीज सिर्फ बॉडी को नहीं मार रही है, ये आदमी की पर्सनैलिटी, मेमोरी और कंट्रोल सब धीरे धीरे छीन रही है। कॉन्सिक्वेंसेस धीरे धीरे सामने आने लगे। कभी राघव को अचानक लगता था जैसे उसका हाथ उसका है ही नहीं। कभी पैर चलना बंद कर देता था, कभी वो बीच बात में चुप हो जाता था, जैसे दिमाग ने सिग्नल भेजना ही बंद कर दिया हो। याददाश्त बिल्कुल खराब हो चुकी थी।
सबसे ज़्यादा डर वाली बात ये थी, राघव को इन सब का डर लगना बंद हो गया था। न दर्द का रिएक्शन, न खून का शौक, न अपनी हालत का गम। वो बिल्कुल नम हो चुका था। वो बस चुपचाप ऑफिस जाता था, काम करता था और वापस आ जाता था। इस बीच ना किसी से बात करना, ना ही आसपास के एटमॉस्फेयर का होश रखना। वो कभी-कभी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए टाइम से तो निकलता था, बट वो रास्ते में ही जाते-जाते अपना रास्ता बदल देता था। जैसे वो भूल गया हो कि उसे जाना कहाँ है। रात को कई बार लेट होने पर जब उसकी वाइफ उसे ढूंढने निकलती थी, तो देखती थी कि राघव ऑफिस से घर के रास्ते में बीच में ही कहीं किसी अजीब और शांत सी जगह पर बैठकर कुछ सोचता रहता था। उसकी वाइफ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, उसको संभालने की, समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके फादर की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो जीते जी बहुत ज़्यादा दर्द झेल रहे थे और भगवान ने उन्हें एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा और अच्छी खासी उम्र के बाद अपने पास बुलाया है। तो तुम्हें उनके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ही टूट जाओगे तो मुझे और हमारे बेटे को कौन सँभालेगा? वैसे भी इतने सालों से हम बस दुःख ही झेलते आ रहे हैं। पर राघव को अपनी वाइफ़ की किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता था। फिलहाल डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स शुरू की थी। स्टेरॉइड्स, ब्लड थिनर्स, नर्व स्टिमुलेंट्स। पर हर इलाज के बाद बॉडी का ग्राफ और तेज़ी से गिरता ही जा रहा था। ऊपर से ये लोग फाइनेंशियली इतने अच्छे भी नहीं थे। इलाज का सारा खर्चा बस कर्ज में ही चल रहा था। कुछ ही महीनों बाद एक सीनियर डॉक्टर ने सीधी बात कह दी, हम सिम्टम्स स्लो कर सकते हैं, पर रूट कॉज समझ में ही नहीं आ रहा है। उनके हिसाब से ये एक ऑटो इम्यून कोलैप्स था, जिसे बॉडी ने खुद को ही दुश्मन मान लिया हो। पर जब ब्लड सैंपल दोबारा माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो डॉक्टर ने एक अजीब सी बात नोटिस की। कुछ सेल्स जैसे जलकर सिकुड़ गए हों। डॉक्टर ने उसे कोइंसिडेंस बोलकर टाल दिया। पर वहीं से राघव के केस का इलाज मेडिकल साइंस के हाथों से हमेशा के लिए चला गया। डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था, इस बीमारी का कोई कंफर्म क्योर नहीं है। मैक्सिमम जो हो सकता है वो है लाइफ सपोर्ट, पेन मैनेजमेंट और धीरे धीरे बॉडी का गिव अप। राघव के लिए इसका मतलब था, या तो वो कुछ महीनों में शरीर के साथ टूट जाएगा, या फिर जिंदा रहकर भी अपनी यादों, अपनी पहचान और अपनी मर्जी से मर जाएगा। पर जो बात किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी थी, वो राघव महसूस कर रहा था। हर रात जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर एक बात बोल रहा हो, जैसे किसी को जल्दी हो और वो इंतज़ार नहीं करना चाहता हो। तभी से राघव को पहली बार लगा, ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये एक सज़ा है, और इस सज़ा का इलाज शायद हॉस्पिटल में मिलेगा ही नहीं। अब तो राघव कभी कभी धीरे धीरे खुद से बात करने लगा था, जैसे किसी को जवाब दे रहा हो। वाइफ पूछती थी, तुम किससे बात कर रहे हो? तो राघव कहता था, किसी से नहीं। एक बार हॉस्पिटल में उसकी वाइफ डॉक्टर के रूम में डॉक्टर से बात कर रही थी। बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया था और राघव उसके साथ पास वाली चेयर पर बैठा हुआ था, एकदम नॉर्मल तरीके से। बट तभी राघव सडनली बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगा। वो चेयर से उठा, सबकी आवाज़ और बातों को इग्नोर करते हुए बीच कन्वर्सेशन में सीधा ज़मीन पर बैठ गया और उंगलियों से फ्लोर पर धीरे धीरे स्क्रैच करने लगा। डॉक्टर और उसकी वाइफ पूछते हैं कि क्या हुआ, राघव ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? दोनों मिलकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे, बट तभी राघव सीधे ऊपर सर करके अपनी वाइफ की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह सो जाता है। ये देखकर उसकी वाइफ रोने लगती है। थोड़ी देर बाद नींद से जागा तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे थे तुम? एंड अगेन उसको कुछ याद ही नहीं। एक शाम घर में पूजा के वक्त राघव दिया जलाने जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके राइट हैंड की उंगलियां अकड़ने लगी। जैसे अनीमिया, खून और आयरन की कमी में एकदम से ऑर्गन्स अकड़ जाते हैं खराब ब्लड फ्लो के चलते। ये वही प्रॉब्लम थी। इतने समय में राघव कभी कभी बाथरूम में मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को ही नहीं पहचान पाता था। आए दिन सुबह उठने पर जबान पर चलते हुए छाले होते थे। राघव बिल्कुल किसी हद से ज्यादा बूढ़े इंसान की तरह अपने अपने यूरिन और फीसेस का कंट्रोल खो चुका था। उसको कभी कभी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कब, कहाँ और क्या कर रहा है। इवन कई बार जब सब लोग सो जाते थे, राघव कभी कभी घंटों के लिए गायब हो जाता था। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि वो कहाँ है, और मोस्टली उसे ढूंढने पे उसकी वाइफ ने उसे शहर के बाहर वाले शमशान में अकेला बैठा पाया।
चिता की राख के पास, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी वाइफ एक दिन रो पड़ी, कहने लगी, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो, जैसे मैं कोई और हूँ। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट ने फाइनली बताया, इस कंडीशन का नाम था न्यूरो अट्रोफिक डिजेनरेशन। सिंपल शब्दों में दिमाग और नर्व्स धीरे धीरे मर रहे हैं और सड़ रहे हैं। और टाइम सिर्फ 2 से 3 महीने ही बचे थे राघव के पास। ये बात सुनते ही उसकी वाइफ का दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सब कुछ राघव के फादर के एक्सपायर होने के जस्ट 3 महीनों में हुआ था, और इतने में अब तक उसकी नींदें छिन चुकी थी। रात को आंखें बंद करता था तो कानों के पास अजीब सी सांस महसूस होती थी। आंखें खोलता तो कमरे के कोने में कुछ तो परछाई जैसी नजर आती थी। एक दिन जब राघव हाथ धो रहा था तो अचानक पानी चिपचिपा सा लगने लगा। उसने देखा कि पानी में राख के पार्टिकल्स और बाल निकल रहे थे। उस दिन के बाद राघव को पानी तक से डर लगने लगा था। अब तो चलते वक्त उसे अपनी हड्डियों के अंदर से चटकने की आवाज आने लगी थी, जैसे बहुत ज्यादा बूढ़े लोगों के जॉइंट्स आवाज करते हैं। पर रात को राघव को लगता था जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी पर लटका हुआ है और धीरे धीरे गुनगुना रहा है। खाने के पहले निवाले में हमेशा कभी बाल कभी कंकड़ जैसा आ जाता था। और कहते हैं कभी कभी खाने में ये सब मिलना तो नॉर्मल होता है, पर रोजाना ऐसा होना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। हमेशा उसके मुंह से एक अजीब सी जली हुई राख की स्मेल आती थी। अब उसकी मेंटल कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। वो जब भी अकेला होता था उसे अपने आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी एक परछाई दिखाई देती थी, एक बच्चे की परछाई। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये जरूर राघव के ढंग से ना सो पाने की वजह से है, जिसके लिए उन्होंने नींद की कुछ दवाइयां भी दी थी, पर उनका कुछ असर नहीं हो पा रहा था। और शायद सच कुछ और ही था जो डॉक्टर्स कभी जान ही नहीं सकते थे। फिर एक शाम पूरा घर चुप था। राघव फैमिली के साथ बरामदे में बैठा हुआ था। तभी उसने पीछे से बहुत हल्की आवाज में सुना एक शब्द, सोनू। और फिर आवाज एकदम कान के अंदर आई, अगर मैं भटक रहा हूं तो तुम कैसे बचोगे। उसी मोमेंट पर राघव रियलाइज करता है यह सिर्फ बीमारी नहीं है, यह वार्निंग है। और अगर अब भी उसने अपना मुंह नहीं खोला तो आज 2 जून हो चुकी है। बस 2 ही दिन बचे हैं 4 जून के, और शायद इस बार भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। फिलहाल जब डॉक्टर्स राघव का इलाज करने में हार रहे थे तब उसकी वाइफ उसको घर के पास वाले मंदिर में लेकर आई। वहाँ पर एक पंडित जी थे। इन्होंने अपने साथ हो रही हर एक परेशानी के बारे में बताया। तब पंडित जी कहते हैं, बेटा देखो, इंसान को अपने कर्मों का फल जीते जी मिल ही जाता है। अगर तुम इस बीमारी को इतना जल्दी और इस उम्र में झेल रहे हो तो शायद ये भगवान तुम्हें कोई सजा ही दे रहा है। और भगवान की शक्ति के सामने कोई पंडित बाबा तांत्रिक कुछ नहीं होता। और अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ तो अपने मन में झांको, अपने पापों का प्रायश्चित करो। भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। इसीलिए भगवान से अपने सारे बुरे कर्मों की माफी मांगो। शायद भगवान तुम्हें जीवन दान नहीं तो कम से कम मौत के बाद मोक्ष ही देकर उपकार करें। पंडित जी की इन बातों को सुनकर राघव बिल्कुल रोने लगा था। वो घर आया और बस रोए जा रहा है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। उसकी वाइफ उसे संभाल रही है और आज इतने दिनों बाद राघव बस अपनी वाइफ की गोद में सर रखकर बस रोए जा रहा है। इसे देखकर उसकी वाइफ भी बहुत परेशान हो रही है, रोने लगी है। और तभी राघव अपने दिल से एक बोझ को हल्का करता है जो पिछले 10 सालों से अपने अंदर दबाकर वो घुट घुट कर जी रहा था। राघव कहता है कि तुम्हें याद है, आज से लगभग 10 साल पहले जब हम बनारस में रहते थे, मैं एक स्कूल में रेप्यूटेड टीचर था। प्रिंसिपल, सारे टीचर्स और इवन बच्चों के पेरेंट्स तक मेरी तारीफ करते थे, मेरी रिस्पेक्ट करते थे। ना जाने कितने बिगड़े हुए बच्चों को मैंने सुधारा, जिनके पेरेंट्स मुझे हमेशा शुक्रिया कहते थे। पर उस स्कूल में एक बच्चा था, सोनू। वो क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा था। जब भी वो बोलता था तो सीधा दिल पर वार करता था। बहुत बुरी लैंग्वेज थी उसकी। हर किसी से बदतमीजी से बात करता था। उसके माँ बाप सब अपने में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें मतलब ही नहीं था कि उनका बच्चा स्कूल में क्या करता है क्या नहीं। जब सोनू 8th क्लास में आया तब मैं उसका क्लास टीचर था, हिंदी पढ़ाता था, और आज तक मैंने सिर्फ उसकी बदतमीजियों के बारे में सुना था। पर उस दिन कुछ बहुत गलत हुआ।
मैं क्लास में एक श्लोक का अर्थ बताता हूँ कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। जैसे मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बिना ये सोचे कि तुम में से कौन पास होगा या कौन फेल। सोनू जो क्लास में पीछे कुछ लड़कों के साथ बैठा था, वो कुछ फुसफुसाता है। पूरा क्लास ऑलरेडी शांत था, तो उसके विस्परिंग की आवाज़ मुझे थोड़ी सी सुनाई दे गई। उसने कहा था, सर लेकिन फल तो आपको मिलता है ना, हर महीने स्कूल से मोटी सैलरी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे कहा, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बताऊंगा। पर तभी वो बदतमीज बच्चा बोलता है, सर आप कहते हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन आपका फल तो फिक्स्ड है ना, महीने के आखिर में सैलरी। हमें भी ऐसा कोई फल मिले तो हम भी बिना चिंता के पड़े। इसमें मैंने क्या ही गलत कह दिया? आप तो बुरा मान गए। अच्छा ठीक है, सॉरी। और वैसे भी सर, आप हमें जो ये आइडियलिस्टिक बातें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर्म धर्म की, आपको पता है जब हॉस्पिटल में पेशेंट मर रहा होता है ना, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं पहले पैसे दो, फल बाद में मिलेगा। इसीलिए फल की चिंता ना करना, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पहले से ही फल होता है, पैसा होता है। सोनू की बात बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसने पूरी क्लास के सामने मेरी बात का मजाक बना दिया। मेरी रिस्पेक्ट, मेरी अथॉरिटी, उसने सब एक लाइन में उड़ा दी। उस दिन मैंने ठान लिया, इस बच्चे को सुधारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता था कि वो वैसे तो बहुत होशियार बच्चा है और उसे बस एक राह दिखाने की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं सिर्फ उसे सुधारना चाहता था। इसीलिए उस दिन के बाद से पहले तो मैंने उसे हमेशा फ्रंट बेंच पे बिठाया। हर क्वेश्चन उसी से पूछता था और हर आंसर गलत होने पर पूरी क्लास के सामने कहता था, सुनो तुम्हारा दिमाग कहाँ है, ताकि उसको थोड़ा फील हो और वो अच्छे से पढ़कर दिखाए। फिर मैंने उसके हर दोस्त को सेपरेटली बुलाकर समझाया, सोनू से दूर रहो, वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। 1 महीने में वो पूरे स्कूल का आउटकास्ट बन गया। कोई उससे बात नहीं करता था। उसके बर्थडे पे जब वो चॉकलेट्स लाया, किसी ने नहीं ली। मैं खिड़की से देख रहा था, उसकी आंखों में वो दर्द, पर मुझे लगा अच्छा है, अब सुधर जाएगा। मैंने उसको ज़्यादा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करे। होमवर्क ना करने पर मैं उसे पनिश करता था। मुझे पता चला कि वो होमवर्क कॉपी करता है, तो मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी। उसकी माँ को बुलाया और मैंने उनके सामने कहा कि आपका बेटा कामचोर है, झूठ बोलता है, क्लास डिस्टर्ब करता है। उसकी मदर ने उल्टा ब्लेम स्कूल और मुझ पर ही डाल दिया कि आप लोग बच्चे को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो इस स्कूल में बिगड़ रहा है। और इस बात से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कई बार सोनू को समझाने के लिए उल्टे तरीके का इस्तेमाल किया। मैंने कहा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, बस एक फेलियर हो, ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए और सबको कुछ करके दिखाए। लेकिन शायद मैं बहुत गलत था, मेरे तरीके बहुत ज़्यादा गलत थे। अब सोचता हूँ कितना बुरा था मैं, कितना क्रूअल। मैं उस बच्चे की आत्मा को बिल्कुल क्रश कर रहा था, ईगो के लिए, कंट्रोल के लिए, बिना ये समझे कि अभी उसकी उम्र ही क्या है। शायद प्यार से समझाने पर और कुछ समय बाद वो अच्छे तरीके से सुधर भी जाए। लगभग 2 दिन बाद तुम्हारी कैंसर की सर्जरी होने वाली थी। मैंने उधार लेकर, सेविंग से और हर एक पॉसिबल चीज़ से पैसों का इंतज़ाम किया, पर अभी भी 50,000 रुपए कम पड़ रहे थे। मैं बहुत टेंशन में था और अब कोई सोर्स ही नहीं बचा था पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। और उस दिन अचानक से मुझे एक रास्ता मिला। 10 साल पहले उस स्कूल में ना तो सीसीटीवीज़ थे और ना ही कोई एडवांस कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। मैं स्कूल के ख़त्म होने के बाद कुछ रूटीन पेपर वर्क के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में गया। मैं अपना काम निपटा कर निकलने वाला था, तब तक प्रिंसिपल जल्दबाजी में मुझसे पहले ही चले गए। 5 मिनट बाद मैं भी बाहर जाने लगा, तब मैंने देखा कि प्रिंसिपल के टेबल पर एक चाबी रखी हुई है और मुझे याद आ गया था कि ये चाबी उस अलमीरा की है जिसमें प्रिंसिपल सारा कैश वगैरह रखते हैं। पहले तो मैंने प्रिंसिपल को चाबी लौटाने का सोचा, पर फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने उसूलों को मार कर जिंदगी में पहली बार चोरी करने का सोचा। क्योंकि उस समय मैं समझ चुका था कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे बने रहने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने 50,000 का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं तुम्हें खो दूँगा। इसीलिए मैंने देखा कि पूरा स्कूल खाली हो चुका है। सारे बच्चे और टीचर्स जा चुके हैं और अभी गार्ड थोड़ी देर के बाद आके सारा स्कूल चेक करेगा और लॉक करके चला जाएगा। तो मैंने इमीडिएटली वो अलमीरा खोलकर पैसे चुराना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं
पैसे लेकर ये चाबी वहीं रख दूंगा जहाँ प्रिंसिपल छोड़ के गए हैं, और ये कैश ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो फिलहाल 50,000 रुपये गायब होने का पता किसी को नहीं चलेगा। और आगे जब प्रिंसिपल को रियलाइज़ होगा, तब तक उसे आज के दिन इस चाबी को भूल जाने वाली बात शायद नहीं याद आएगी, और अगर याद आती भी है तो वैसे भी मेरे ऊपर शक ही नहीं जाएगा। मेरी रिस्पेक्ट की वजह से कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं चोरी करूँगा। मुझे पता था कि मैं इस चोरी के बाद भी बिल्कुल सेफ हूँ, पर यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सोनू, जो कि पूरा स्कूल खाली हो जाने के बाद भी अभी तक स्कूल से नहीं निकला था, क्योंकि एक टीचर ने उसे पनिशमेंट दी थी अपना पिछला छूटा हुआ काफ़ी सारा काम कंप्लीट करने की। तो वो क्लासरूम में ही बैठकर वो काम कर रहा था, और वो कंप्लीट होते ही वो बाहर जाने लगा, पर क्लासरूम के पास ही था प्रिंसिपल ऑफिस, और सोनू ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया। उसने तुरंत मुझे देखकर कहा, सर, आप प्रिंसिपल के अलमीरा से ये पैसे कहाँ ले जा रहे हैं आप? मैं मैंने हड़बड़ाते हुए सोनू से कहा, ये तो मैं लॉकर में रखने जा रहा हूँ था बस। तो सोनू कहता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। लॉकर ऑलरेडी बंद कर दिया है आपने, और ये पैसे लेकर आप बाहर आ रहे हैं। बाहर कौन सा लॉकर है? सर, पिछले 2 महीने से आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? हर दिन क्लास में एम्बेरस करते हैं। मेरे दोस्तों को बोला मुझसे दूर रहो, मुझसे कहते हो मैं बेवकूफ़ हूँ। अब ये आप खुद चोर? मैं उससे कहता हूँ कि सोनू बेटा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, मैं ये पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। सोनू कहता है, तो आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? क्यों कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, जब आप खुद चोरी कर रहे हैं? अब कहाँ है आपकी शराफत? आप पाखंडी हैं, चोर हैं। मैं कल सबको बताऊंगा, प्रिंसिपल को बताऊंगा। अब देखो आप, मैं बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बाहर से शरीफ और सिद्धांतवादी दिखने वाला टीचर कितना बड़ा चोर है, पाखंडी है। हम दोनों उस वक्त स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम के पास खड़े थे, वह रूम जो अक्सर अनलॉक्ड रहता है। सोनू अचानक भागने लगा। मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ा और उसे जाने नहीं दिया। वो सीधा इक्विपमेंट रूम के अंदर घुस गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं भी जल्दी से अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और उसे समझाने लगा, मेरी वाइफ की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन वो चीख कर बोला, आपने मेरी ज़िंदगी तो खा ही ली। मैं हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं आपसे उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस चुप हो जाए, वरना सिक्योरिटी आ जाएगी और मैं बुरी तरह फंस जाऊँगा। हड़बड़ी में मैंने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। उसने मेरे हाथ पर काट लिया। दर्द और घबराहट में मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जमीन पर रखे एक बड़े शार्प एज्ड मेटल इक्विपमेंट बॉक्स से टकरा गया। इम्पैक्ट इतना तेज था कि उसके सर से तुरंत खून बहने लगा। वो वहीं बेहोश हो गया। मैं घबरा कर उसे हिलाने लगा, सोनू उठ। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी पल्स और ब्रीथिंग बंद हो गई। आंखें खुली रह गई थीं। सीधा मेरी तरफ देखते हुए, मेरी एक गलती ने उस मासूम की जान मेरे ही हाथों ले ली थी। अब उसे हॉस्पिटल ले जाने का कोई भी मतलब नहीं था। मैं वहीं जम सा गया। दिल बैठ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सिर्फ एक मर्डर मेरी आंखों में सामने खड़ा था। मैंने टाइम देखा, मेरे पास लगभग 30 मिनट थे। गार्ड कभी भी आ सकता था। गिल्ट मुझे तोड़ रहा था, लेकिन मेरा बेकार सा ईगो मुझे सच एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था। एक पल को सोचा सब कबूल कर लूं, पर तुरंत तुम्हारा चेहरा याद आया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। इसी डर में मैंने एक और भयानक गलती की, इस एक्सीडेंटल मर्डर को सुसाइड जैसा दिखाने का फैसला। मैंने बैग से कपड़ा निकाला और रूम का सारा खून साफ किया। वो कपड़ा बाद में मैंने छुपा कर जला दिया। फिर सोनू की बॉडी को स्कूल के पीछे से ले जाकर 3rd फ्लोर की केमिस्ट्री लैब में बिठा दिया। सोनू साइंस स्टूडेंट था, इसलिए डेंजरस केमिकल से सुसाइड बिलीवेबल लगती है। मैंने ग्लव्स पहने, उसे डेस्क पर बैठाया और सामने पोटेशियम साइनाइड, एक डेडली पॉइजन रख दिया। और उसकी ही राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा कॉपी करते हुए मैंने एक पेपर पर एक सुसाइड नोट लिखा। माँ, मैं फेलियर हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ करना। फिर केमिकल फ्लास्क पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगा दिए और पास में एक बुक खोलकर रख दी जिसमें उस जहर की जानकारी थी। सब सेट करके मैं घबराया हुआ सीधा सिक्योरिटी के पास गया और चिल्लाया कि केमिस्ट्री लैब ने एक स्टूडेंट ने जहर खा लिया। कुछ ही घंटों में पुलिस, पेरेंट्स और प्रिंसिपल आ गए। सोनू पढ़ाई में कमज़ोर था और रिसेंटली फेल भी हुआ था, और उसके पेरेंट्स ने भी माना कि वो ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सीन पर पॉइजन, फिंगरप्रिंट्स और बुक देखकर पुलिस ने ये थ्योरी बनाई कि सोनू पहले से ही परेशान था।
और छुप के लैब में आकर सुसाइड कर ली। इन्वेस्टिगेशन में मुझे और गार्ड को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। पुलिस ने पूछा, मिस्टर राघव, आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहे थे? मैंने घबरा कर बताया कि मैं केमिस्ट्री लैब इंचार्ज भी हूँ और रोज जाने से पहले लैब चेक करता हूँ, गैस, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। प्रिंसिपल और गार्ड ने मेरी बात कंफर्म कर दी। हालांकि पुलिस को हल्का शक रहा। फिर पूछा गया मैंने क्या देखा। मैंने बताया कि लैब का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और लाइट चल रही थी। अंदर सोनू डेस्क पर झुका हुआ बैठा था। पहले लगा सो रहा है और उसे आवाज़ लगाने पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। टेबल पर केमिकल फ्लास्क और रेसिपी बुक खुली थी। कुछ केमिकल गिरा हुआ था। मैंने इमीडिएटली पल्स चेक की तो वो जा चुका था। मैंने तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। पुलिस को वहाँ पर ये सुसाइड नोट भी मिला। सारे सबूत एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे और कुछ ही दिनों में यह केस सुसाइड डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। मैं उस समय पुलिस से तो बच गया, तुम्हारा ऑपरेशन भी हो गया और मैंने वो चुराए हुए पैसे कभी वापस नहीं किया। ना ही कभी मेरे ऊपर किसी का शक आया। प्रिंसिपल ने उन पैसों का लॉस को झेल लिया, पर मेरे इन नीच कर्मों का फल मैं पिछले 10 सालों से भोग रहा हूँ। मैं ऐसी हरकत करने के बाद अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। मैंने सीधे उस स्कूल से अपना रिज़ाइन कर दिया और भाग कर यहाँ आ गया ताकि मैं ये सब चीज़ें भूल सकूं और अपनी गलती पे पर्दा डाल सकूं। और अब जब से मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करके आया हूँ, तब से मुझे अपने आसपास, अपने अंदर उस बच्चे सोनू की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे वो हर पल मुझे मजबूर कर रहा है, मुझे मेरे किए का एहसास दिला रहा है। राघव की वाइफ इतना सब सुनते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। उन्हें राघव से थोड़ा डर भी लगने लगा था। वो कह रही थी कि पिछले 10 सालों से मैं एक खूनी के साथ रह रही हूँ और तुमने एक बार भी मुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हें मेरी भी फ़िक्र थी, पर फिर भी ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इतने सालों से जो हमारा बेटा जो दिमागी और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो शायद तुम्हारे ही कर्मों का फल है। राघव की आँखें बंद हो जाती हैं, आँसू और तेज़ बहने लगते हैं। वाइफ़ उसकी आवाज़ काँप रही है, पर वो बोलती है, जैसे तुमने उस मासूम बच्चे के साथ किया, आज हमारा अपना बच्चा भी वही सब झेल रहा है। पूरी दुनिया से दूर, किसी से बात नहीं कर सकता, नॉर्मल बच्चों की तरह खेल नहीं सकता, उनके साथ खुल नहीं सकता। वो अकेला है राघव, बिल्कुल अकेला। और जिस चीज़ के लिए तुमने ये सब किया था, मेरा कैंसर, मेरे ऑपरेशन के लिए जो पैसे चुराते वक़्त ये खून किया, शायद इसीलिए मुझे पिछले 10 सालों में 2 बार कैंसर का इलाज करवाना पड़ा। वो भी कर्ज़े में डूबकर। पता नहीं कैसे मैं अभी ज़िंदा हूँ। वैसे भी डॉक्टर्स ने आखिरी वार्निंग दे दी है। अब आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ़ तुम्हारे उस घमंड की वजह से। तुम्हारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल चुकी है। हमारे परिवार से लोग कतराते हैं, रिश्तेदार तक नहीं पूछते हैं। वो एक डीप ब्रेथ लेती है, आखिरी बात कहने से पहले। और जिस चोरी के इल्ज़ाम से तुम 10 साल पहले बच गए थे, अभी कुछ समय पहले तुम पर एक और इल्ज़ाम लगा कि तुमने अपने ट्यूशन स्टूडेंट के घर चोरी करने की कोशिश की। जिस बदनामी से तुम हमेशा डरते थे, वो बदनामी तुम्हें झेलनी पड़ रही है। लोग हमें चोर की नज़र से देखते हैं। राघव की वाइफ की बातें बहुत हार्श थीं, पर स्टिल ये सब एक कड़वा सच था। आज तक वो सिर्फ अपने आप को या भगवान को कोसती थी कि उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और सच्चाई सच्चाई तो उसके हस्बैंड के अंदर छुपी हुई थी। और आज जब वो सच्चाई सामने आ गई तो राहत नहीं मिली, सिर्फ और गहरे घाव मिले। फिलहाल ये दोनों बस रोए जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ज़िंदगी में ये सब हुआ क्या है। एंड दे वर जस्ट प्रोसेसिंग द होल सिनेरियो कि तभी अचानक से राघव रोना बंद करके बेड पर सीधा बैठ जाता है। आंखें बिल्कुल खुली हैं, बट फ्लिकर कर रही हैं और उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ सी चुकी है। उसकी वाइफ ये देखते ही एकदम शॉक हो गई। उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे उसके होंठ हिलने लगे, जैसे वो कुछ बोल रहा हो, पर आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। उसकी वाइफ उसको हिलाने की, जगाने की कोशिश करती है, बट राघव किसी ट्रांस जैसी स्टेट में जा चुका था। अचानक राघव अपनी आंखें पूरी मूव करने लगता है, जोर जोर से। और अचानक से राघव के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, जिसने कहा, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इसकी ज़िंदगी के। वाइफ को पैनिक अटैक आने लगा, चक्कर आने लगे, डर के मारे शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। राघव बहुत ज़ोर ज़ोर से शिवर करने लगा था।
उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक राघव एक झटके के साथ बेड पर लेट जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद जब वो हड़बड़ाते हुए उठा तो वो बस लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने की कोशिश करने लगा कि मैंने देखा उन्हें। वो मणिकर्णिका के मंदिर में बैठे हुए हैं। वही वही सोनू भी है। वो मुझे बुला रहे हैं। वो मुझे बुला रहा है। मुझे मुझे सच सच बताना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने साफ साफ अभी देखा, मेरी मेरी लाश भी उसी घाट पर जल रही है। तुम वहां खड़ी रहे हो, रो रही हो। मैं मरने वाला हूँ, सब खत्म हो गया है। मैं भी मरकर वहीं भटकने लगूंगा। मुझे भी मोक्ष नहीं मिलेगा अगर मैंने सच्चाई कबूल नहीं करी। और इतना सब कहते हुए राघव बेहोश हो गया और ये लोग अब इमीडिएटली मणिकर्णिका घाट के लिए निकल गए। और वहां पहुंचने के बाद भी वो बस एक अजीब सी बेहोशी की हालत में था। ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था। बस पागलों की तरह शरीर को झटक रहा था। घाट पर पहुंचने पर राघव अचानक से खुद उसकी वाइफ को हल्का सा धक्का देकर गिरते पड़ते हुए सामने एक मंदिर की तरफ जाने लगा। शायद उसने वही मंदिर अपने विजन में देखा था। मंदिर में पहुंचते ही उसकी वाइफ ने देखा कि वो एक बूढ़े कपल के पीछे जाकर जमीन पर बैठ चुका है और राघव के मुंह से एक बच्चे की आवाज में सिर्फ एक शब्द निकला, जो था माँ। जिसे सुनते ही वो कपल में जो लेडी थी वो पीछे मुड़कर देखने लगी। वो थोड़ा सा डर चुकी थी अचानक से ये देखकर, पर वो राघव को देखकर कुछ ही देर में पहचान गई थी कि ये उसके बेटे के स्कूल में टीचर थे। पर उन्हें राघव की ये हालत देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। राघव की वाइफ उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है सोनू के पेरेंट्स से बात करने के लिए। वो पूछते हैं कि ये इनको क्या हुआ है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या सही में ये वही टीचर है जो काफ़ी साल पहले यहाँ के एक स्कूल में पढ़ाते थे। तब राघव की वाइफ सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सोनू के पेरेंट्स सच में बहुत गुस्से में आ चुके होते हैं। एंड एट द सेम टाइम दे वर स्टार्टेड क्राइंग आउट लाउड। वो चिल्ला रहे थे, राघव को और उसकी वाइफ को कोसने लगे, कहने लगे हमारे बच्चे को खा लिया इस आदमी ने। आसपास सभी लोग देखने लगे। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और इसी मोमेंट पर राघव अचानक से हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हुए बेहोश हो गया और कुछ ही सेकेंड्स में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी सांसें चलना बंद हो गई। उसका अंतिम संस्कार उसी मणिकर्णिका घाट पे किया गया और उस पल उसकी वाइफ ने चिता की आग के अंदर सोनू और राघव दोनों का चेहरा महसूस किया। और राघव की 13वीं की रात उसकी वाइफ को एक सपना भी आया था जिसमें राघव लिटरली रोते हुए उनसे माफी मांग रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसकी मौत उसके पाप का फल थी और वो बस अपनी वाइफ को हिम्मत देने की, समझाने की कोशिश कर रहा था कि सबकॉन्शियसली उसके ड्रीम्स के थ्रू। और बाद में उस घाट के सिद्ध बाबा से राघव की वाइफ और सोनू के पेरेंट्स ने पूछा, कुछ रिचुअल्स किए गए जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि शायद अब जाके ना सिर्फ राघव को, फाइनली सोनू की आत्मा को भी शांति मिल गई। अपनी मौत का राज खोलने के बाद सोनू के पेरेंट्स भी बताते थे कि उन्हें भी अपने सोनू के रिलेटेड काफ़ी सपने आते थे अजीब अजीब से, या फिर उन्हें लगता था कि वो है, आसपास है, उसकी प्रेजेंस फील होती थी। कभी आवाज़ें आती थीं, कभी कुछ होता था, पर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब किस वजह से है। और इस सब के बाद हर साल 4 जून को आने वाली आपदा धीरे-धीरे खत्म हो गई। राघव की वाइफ को कभी कैंसर जैसी बीमारी के सिम्पटम्स नहीं दिखे, पर उनका बेटा ज़्यादा नहीं, पर हाँ, थोड़ा ही ठीक हो पाया और अब उसे वो सीज़र्स आना थोड़े कम हो गए हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारा किया हुआ कैसे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। ना सिर्फ बुरा बल्कि अच्छे कर्म भी लौटकर जरूर हमारे पास ही आते हैं किसी ना किसी रूप में।